Hello students, myself Ajay Singh Ahlawat, and in this session I am going to discuss the economy portion of the Anubhav test number 5. So let's start with the first question here. The first question is question number 1. Headline: Consumer Price Index inflation remains stagnant in an economy despite a fall in the core CPI inflation. Which of the following is the most likely implication? तो आपसे यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज हेडलाइन कंज्यूमर इन्फ्लेशन और सेकंड इज द कोर सीपीआई इन्फ्लेशन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेडलाइन सीपीआई एंड कोर सीपीआई? देखो, हेडलाइन सीपीआई वो होता है जो कि आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह में या जो ओवरऑल सीपीआई की वैल्यू हम क्या कहेंगे? हेडलाइन सीपीआई. कोर क्या होगा? कोर का मतलब ये है कि कोर में हम इस हेडलाइन सीपीआई में से जो वोलेटाइल एलिमेंट्स हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स कौन से होंगे? फूड एंड एनर्जी. अगर हम इन दोनों वोलेटाइल एलिमेंट्स को हटा दें तो क्या आ जाएगा? कोर इन्फ्लेशन. तो इन फ्रॉम द हेड सीपीआई इफ यू रिड्यूस द फूड एंड एनर्जी पार्ट देन इट बिकम्स कोर सीपीआई. यानी सिर्फ कोर एरियाज की इन्फ्लेशन को जो ट्रैक करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कोर सीपीआई. नाउ द क्वेश्चन सेज कि इन अगर मान लो हेडलाइन सीपीआई के अंदर इन्फ्लेशन है वो स्टेगनेंट रहती है और कोर सीपीआई की जो इन्फ्लेशन है वो फॉल दिखाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब देख लेते हैं. गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल्स आर मास्किंग द ट्रू अंडरलाइन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस. तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. वाई? क्योंकि जो सब्सिडीज वगैरह है वो किसके ऊपर आती है? वो आती है आपकी फूड और एनर्जी पार्ट में, तो ये हो जाएगा रॉन्ग. सेकेंड, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी आर ऑफसेटिंग द डिक्रीज इन द कोर इन्फ्लेशन. दैट व्हाट इट इज सेइंग कि देयर हैज बीन अ फॉल इन द core CPI, but the food and energy part they are volatile. That's why this headline consumer price index is remaining stagnant. यानी जो दो एलिमेंट्स होंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन के, दैट इज कोर सीपीआई एंड वोलेटाइल एलिमेंट्स. तो वोलेटाइल एलिमेंट्स के अंदर इन्फ्लेशन है बट कोर सीपीआई की वैल्यू डाउन हो रही है, पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं जिसकी वजह से जो हेडलाइन सीपीआई है वो स्टेगनेंट रहता है. सो द आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी, that is rising prices of food and energy that are the volatile components, they are offsetting the decrease in the core inflation. So answer here becomes option B. ये आपके बिल्कुल बेसिक में से है and it is a applied question from the basic inflation topic. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. It says which of the following is least likely to hinder the effectiveness of monetary policy transmission? मॉनेटरी पॉलिसी एवरीवन नोज जो आरबीआई निकालता है टू कंट्रोल द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. सो इट इज आस्किंग इनमें से कौन सी चीज से जो लीस्ट लाइकली इफेक्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन के हिंड्रेंस में. यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है जो उसकी हिंड्रेंस है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की वो मिनिमम होगी. तो पहला है हाई लेवल ऑफ एनपीएज इन द बैंकिंग सेक्टर. देखो, अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर हाई लेवल ऑफ एनपीएज है तो उससे क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर की जो लोन या क्रेडिट देने की जो एबिलिटी है, क्रेडिट गिविंग जो एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. सो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे? कि अगर मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया पर बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो हाई एनपीएज की वजह से हो सकता है जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो कम हो, यानी it is hindering the transmission of monetary policy. Second, presence of well developed money market. अगर मनी मार्केट वेल डेवलप्ड है तो यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को और इफेक्टिव करेगा. तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी लीस्ट लाइकली हिंडरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. थर्ड वन, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर रिलाइंग ऑन इनफॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स. जब हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल फाइनेंशियल चैनल से, इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई जो भी गाइडलाइंस देगा वो फाइनेंशियल जो हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा. तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स क्या करेंगे? वो फिर से हिंडर करेंगे, रोकेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को. तो दिस अगेन बिकम्स एलिमिनेटेड. नेक्स्ट, प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम. देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक के होने से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होगा, it cannot be said one of the reasons. Even the private banks are there. तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों बैंक्स हो सकते हैं किसी भी मॉनेटरी सिस्टम के अंदर. तो इट इज नॉट गोइंग टू ईदर अफेक्ट, मतलब ट्रांसमिशन को बेशक बढ़ाएगा, उसको कम हिंडर करेगा,
पर दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वन एज कंपेयर टू द ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बन जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड मॉनेटरी मार्केट इज गोइंग टू बी लीस्ट हिंडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी इट इज मेकिंग द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मोर इफेक्टिव, वो और एफिशिएंट कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को. तो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज which of the following organizations recently released the logistics ease across different different states leads 2023 report. So बताओ देख के क्या लग रहा है इसमें. यूजली जो भी इंडेक्स वगैरह आपके आते हैं वो कौन रिलीज करता है, वो नीति आयोग रिलीज करता है, तो उसने पहला ऑप्शन ही नीति आयोग दे दिया है. बट द आंसर हेयर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड उसका जो डिपार्टमेंट है DPIIT, वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है. तो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी. जो ये लीड्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है. वी हैव अ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक, जिसके बेसिस पे हमने ये लीड्स रिपोर्ट को डेवलप किया है. इसके अंदर बेसिकली 6 पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. कस्टम परफॉर्मेंस को ये देखता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को देखता है, देन इट सीज द ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड लास्टली टाइमलीनेस ऑफ द शिपमेंट्स. तो LPI के अंदर ये आपके 6 क्राइटेरियाज होते हैं. इसके बेसिस पे वी हैव डेवलप्ड वन रिपोर्ट जो कि हमारी 5-6 साल से आ रही है. नाउ दिस जो हमारी लीड्स रिपोर्ट है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर इवेल्युएट करती है स्टेट्स को. फर्स्ट इज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, सेकंड इज लॉजिस्टिक सर्विसेज हम कैसी दे रहे हैं, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो हमारे यहाँ पे है, उस बेसिस पे हम लोग ये रिपोर्ट निकालते हैं. एंड इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नाउ नेक्स्ट इज, ये तो होगी कि रिपोर्ट हम क्या निकालते हैं. अब ये क्या स्टेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट वन इज अचीवर्स, जिन्होंने अचीव कर लिया, जिन्होंने एक लेवल ऑफ लॉजिस्टिक एबिलिटी बना ली है. सेकंड इज फास्ट मूवर्स, यानी जो कि अचीव करने की कोशिश में जो प्रोग्रेस काफी हद तक काफी स्पीड पे कर रहे हैं. थर्ड वन आर एस्पायरर्स, जो एस्पायर कर रहे हैं, यानी अभी वो नेसेंट स्टेज ऑफ लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, यानी वहां पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, तो उनको हम बोलेंगे एस्पायरर्स. तो ये 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड करेगा. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इट इज अबाउट your gross domestic product and gross value added. First statement is, if net indirect taxes increase during a particular financial year, GDP growth rate is likely to be higher than the GVA growth. तो it is saying कि अगर मान लो जो indirect taxes वो बढ़ा दिए जाएं तो आपका GDP जो है वो GVA से ज़्यादा होगा. Is this statement right or wrong? ये statement right होगा wrong होगा, पहले मुझे ये बताओ. सी, इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी. तो व्हाट इट इज सेड इज दैट जो हम जीडीपी लेते हैं वो हम लेते हैं मार्केट प्राइस पे इंडिया के अंदर, और जो हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं बेसिक प्राइसेस पे. नाउ मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है. मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस से पहले एक आता है आपका फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ रही है, यानी जो बिल्कुल आपका जो कोर कॉस्ट है उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट. अगर फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम लोग नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या है कि मान लो कोई सब्सिडी जो लैंड के ऊपर लगती है जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, कोई टैक्स जो लैंड के ऊपर लगेगा जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें लगेंगी सब्सिडी और टैक्स जो प्रोडक्शन के ऊपर लग रही हैं उसे हम कहते हैं बेसिक प्राइसेस. बेसिक प्राइसेस में इफ वी ऐड द नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, यानी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे जीएसटी लगता है प्रोडक्ट वाइज लगता है. अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा तो आप 10 या जो भी परसेंटेज 12% आप उस पर जीएसटी देते हो. अगर आपने 2 मोबाइल खरीदे तो दोनों पे आप इंडिविजुअली दोगे, तो दैट इज योर नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. तो अगर हम बेसिक प्राइसेस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर दें तो आपका आता है मार्केट प्राइस. तो व्हाट वी सी इज दैट बेसिक प्राइसेस पे तो हम लोग जीवीए कैलकुलेट करते हैं और इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स राइट अगर इफ देयर हैज बीन अ नेट इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस then the value of GVA will be less than the value of GDP. Why? Because GVA is calculated on basic prices and GDP is calculated on market price in India.
एंड लास्टली फैक्टर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मार्केट प्राइस, राइट? So this is the correlation between GVA and GDP with respect to India. In 2015, this new accounting scheme was actually implemented by CSO, in which CSO said कि GVA will be calculated on the basic prices and GDP will be calculated on the market prices. That's why in this context of question, we are going to consider GVA at basic prices and GDP at market price. Now, question is, coming back to the question says in India, the first statement is right. Second, GVA is calculated at basic prices while GDP is calculated at market price. So first and second statement both are right and the second statement is correct explanation for the first statement. तो आंसर here becomes option A. इसको आप इंडिया के कंटेक्स्ट में ही करोगे और यहाँ पे लिखा भी है इंडियन इकोनॉमी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज with respect to fertilizer sector in India, consider the following statement. Urea is not covered under the nutrient based subsidy scheme. ये right है या wrong है? What is your NBS nutrient based subsidy scheme क्या है कि nutrients के accordingly आपको subsidy दी जाएगी and yet we have not covered urea under it. तो ये basically आपके potassium के लिए रहेगी, आपके phosphorus के लिए रहेगी, पर अभी यूरिया के लिए ये स्कीम नहीं एप्लीकेबल है. तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. एक्चुअली नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट है ये. सेकंड, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया इज फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ये भी हमें पता है कि यूरिया की एक मैक्सिमम प्राइस, रिटेल प्राइस हम लोग फिक्स करती है यूनियन गवर्नमेंट, सो दैट इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फार्मर्स पे ना आए. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. थर्ड, यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन्स अलाउड फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज ऑन सेल ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स. अब ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? क्या गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन्स भी बताए हैं या नहीं बताए हैं? So this first statement is right actually. Government from April 1st, 2023 has actually kept the profits that can be earned. For example, it says कि 8% profits can be earned on the imported fertilizer of urea. वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप 10% तक ले सकते हो. And if you are an integrated manufacturer, then आप प्रॉफिट 12% तक ले सकते हो. So this is the capping on the maximum profit that can be earned from the sale of fertilizers. So this third statement also becomes right. Lastly, Union government's fertilizer subsidy bill has consistently been being lower than the food subsidy bill since financial year 2014 to 15. So ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? देखो, पर से सिंपल सी बात है, फूड लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, फर्टिलाइजर वाला जो क्या कहते हैं सब जो बेनिफिशियरी वो कम है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज़ टू बी लेस देन दैट ऑफ द फूड सब्सिडी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. इस लास्ट वाली स्टेटमेंट का हम डेटा भी देख लेते हैं. इफ यू सी कंसिस्टेंटली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 14, this red one is your fertilizer subsidy and this black one is your food subsidy. तो constantly जो food subsidy है वो हमारी कम रही है किससे? फर्टिलाइजर. फूड सब्सिडी हमेशा फर्टिलाइजर सब्सिडी से ज़्यादा ही रही है. यू कैन कॉन्स्टेंटली सी इन द फिगर. एंड इवन कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था. नाउ दिस डिफरेंस इज गेटिंग डाउन. नाउ दिस डिफरेंस इज ओनली 0.1% बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी. So all the four statements are correct here. Answer becomes option D. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. It says if tax buoyancy of a country has significantly increased over a period of time, which of the following conclusions is or are necessarily correct? तो this see the keywords necessarily correct. Correct होनी चाहिए, मतलब पक्का ही correct होगी, ये आपको ध्यान रखना है. तो first of all what is tax buoyancy? Tax buoyancy क्या है? Tax buoyancy का simple definition ये है कि द इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन विद इंक्रीज इन द जीडीपी, यानी टैक्स के कलेक्शन में कितना ग्रोथ हुआ विद द ग्रोथ इन द जीडीपी. सो इफ वी डिफाइन इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेस इन जीडीपी. अगर मान लो टैक्स ग्रोथ जो वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, मान लो जीडीपी हमारा ग्रो हुआ 1000 रुपीज़ का और टैक्स रेवेन्यू ग्रो होता है 100 रुपीज़ से.
वहीं नेक्स्ट टाइम जीडीपी आपका ग्रो होता है 2000 रुपीज से, और जो आपका टैक्स है वो ग्रो हो गया 300 रुपीज तक, यानी यहाँ पे टैक्स बॉयंसी ज्यादा है। रेट जो है टैक्स कलेक्शन की, जो रेट आना चाहिए पर टैक्स इज टू जीडीपी रेशियो जो आनी चाहिए, वो इंक्रीज हो रही है कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज योर टैक्स बॉयंसी। सेकेंडली, टैक्स बॉयंसी हमेशा ध्यान रखिए कि वो ग्रोथ के साथ रिलेट करेगा। अब देयर कैन बी ए डाउट, टेक्निकल डाउट ये हो सकता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मान लो अगर जीडीपी डाउन हो जाए और टैक्स उतना ही रहे तो टैक्स बॉयंट है। तो हम एक्चुअली रिसेशन के टाइम पे हम इस चीज को नहीं देखते हैं। टैक्स बॉयंसी यूजुअली देखा जाता है ग्रोथ के टाइम पे, जब जीडीपी ग्रो कर रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ के साथ हमारा टैक्स कितना ग्रो हो रहा है, वो चीज यहाँ पे इंक्वायर करना चाहते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन द कंट्री हैव इंक्रीज्ड ओवर द सेम पीरियड। तो देखो, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हमसे बोलते हैं देयर इज इंक्रीज इन द टैक्स बेस। जो टैक्स बेस है वो हमारा वाइडन हो गया। सेकेंडली, डज इट मीन कि टैक्स पेयर्स बड़े हैं तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बड़ा होगा जीडीपी के कोरस्पॉन्डिंग? दैट इज नॉट नेसेसरी। इट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोबेबल, ये हो सकता है, बट ये पक्का होगा ये बात हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। सेकंड, टैक्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन एट अ रेट फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये बेसिक डेफिनेशन ही है, जब ये सिचुएशन होगी तभी हमारी टैक्स बॉयंसी वाली सिचुएशन आती है। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स राइट। आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट सेलिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो मैं पहले शॉर्ट सेलिंग बता देता हूँ ये होती कहाँ है। ये एक्चुअली बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट्स में आप इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करोगे। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, बाकी और जगह भी ये चीज़ होती है, पर स्टॉक्स मार्केट के केस में आपको ये टर्म काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी कि शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि आप पहले सेल कर दो, उसके बाद आप उसको खरीद लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूजिंग बोरोवर्स फंड टू बाय अ स्टॉक विद द एम ऑफ सेलिंग इट क्विकली फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप बाय नहीं कर रहे, पहले आप सेल करोगे फिर आप बाय करोगे, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेलिंग। सेकेंड, selling stocks perceived to be undervalued with the intention to buy them back after a market correction। देखो, ये बहुत ही कन्विंसिंग स्टेटमेंट लग रही है जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों ने इसको मार्क किया होगा, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीजन बीइंग, इट इज सेइंग कि आपके पास मान लो ये चार चीजें हैं, ये चार स्टॉक्स आपके पास हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस सैचुरेशन पे आ गया और ये डाउन होगा, और डाउन होने के बाद ये जब डाउन होगा उस टाइम आप इसको खरीदोगे। तो आप पहले क्या कर रहे हो, आप इसको सेल कर रहे हो। यानी आपके अगर अकाउंट्स में चार स्टॉक्स थे तो पहले आपने उसको जीरो किया, फिर जब ये स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया, मान लो ये 100 रुपीज पे सेल हुआ, अब ये स्टॉक 60 रुपीज का है, अब आप इसको दोबारा बाय कर रहे हो। सो दिस सिचुएशन इज बीइंग टोल्ड हियर इन द सेकंड ऑप्शन। पर शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, यू डू नॉट हैव एनी स्टॉक, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। आप क्या करते हो, आप पहले ही चार स्टॉक्स को बोरो करके, आप पहले से ही चार स्टॉक्स को बोरो करके उनको सेल कर दोगे, यानी आपके नेगेटिव में आ गए स्टॉक्स। उनको सेल करने के बाद जब उसका प्राइस नीचे जाएगा देन आप उसको बाय करोगे और आप अल्टीमेटली जीरो स्टॉक्स होंगे आपके अकाउंट के अंदर। तो यानी शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या है, पहले जीरो स्टॉक्स हैं, आप कुछ स्टॉक्स को किस पे, उधारी पे आप उनको बेच रहे हो। उनको बेचने के बाद जब उसका प्राइस आपको लगा कि खरीदने लायक हो गया तब आप उसको बाय करते हो। तो बाय करते हो तो अल्टीमेटली आपका जो नेगेटिव था वो न्यूट्रलाइज होगा और आपके जो अकाउंट है, जो आपका डीमेट अकाउंट, उसके अंदर जीरो स्टॉक्स होंगे। हालांकि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में चला जाएगा, राइट। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट कनोट्स विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज नॉट शॉर्ट सेलिंग। तो ये आपका दोबारा से गलत हो जाएगा, ये आपका दोबारा से गलत हो जाएगा। दिस बिकम्स अगेन रॉन्ग। नेक्स्ट इज बाइंग स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी स्मॉल क्वांटिटीज, ये अगेन रॉन्ग है। लास्ट आएगा सेलिंग अ स्टॉक विद वन डज नॉट ओन एट द टाइम ऑफ ट्रेड। सो लास्ट वन इज करेक्ट हियर, ये आपका होगा लास्ट करेक्ट स्टेटमेंट।
नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 सेज arrange the following taxes in the increasing order of their contribution to the government of India's revenue in the fiscal year 2023-24 as per the revised figure present in the recent interim union budget। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द बजट इटसेल्फ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। आप सबसे पहली चीज आप यही पढ़ते हो कि कहां से कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। सो लेट्स सी, दिस इज द रेवेन्यू दैट हैज बीन कलेक्टेड। सो मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आया है? मैक्सिमम रेवेन्यू आपका आया है बोरोइंग से। उसके बाद रेवेन्यू कहां से आया है? फिर आपका आया जीएसटी से। देन उसके बाद आपका रेवेन्यू कहां से आया? कॉर्पोरेशन टैक्स से, या आप कह सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स से। और उसके साथ साथ इनकम टैक्स से भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू मिला है। सॉरी, इनकम टैक्स आपका ये होगा और ये आपकी बोरोइंग्स हो जाएंगी। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टैक्स। तो सबसे मिनिमम होगा आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना है यहाँ पे? With the central excise duty, this is union excise duty, that is 7%. That is 7%. Next is आपका क्या है? Corporate tax, that is 15%. Then third one is GST. GST कितना है? GST is again 17%. And lastly income tax. Income tax कितना है आपका? 34%. So the answer here becomes option A. Central excise duty, corporate tax, goods and service tax and income tax. So answer here becomes option A. Very basic question, direct factual question था actually ये। Now next question है question number 40. It says, with reference to the economic transactions of Indian economy with the rest of the world, consider the following pairs. First is a foreign tourist stays in a hotel. तो ये क्या होगा? Credit into the current account, right or wrong? सही है गलत है? देखो आपके बीओपी के अंदर दो तरह के अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। तो करंट और कैपिटल अकाउंट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कोई ट्रांजैक्शन अगर उसी साल के अंदर फिनिश हो जाती है, इफ यू हैव बाइड समथिंग, यू हैव सोल्ड समथिंग एंड दैट ट्रांजैक्शन इज फिनिश्ड, यानी आपने किसी गुड्स को बाय किया, सेल किया, आपने किसी सर्विस को बाय किया, सेल किया, या कोई ट्रांसफर पेमेंट हुई जो उसी साल के अंदर एंड हो गई, तो उसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट। यानी वो ट्रांजैक्शन वन टाइम थी, एक बारी में फिनिश हो गई। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी एक साल से ज़्यादा तक एक्सीड करते हैं और जो टू वे होगी, टू वे का मतलब कि अगर आपने कुछ लिया है तो आप वापस उसको करोगे, यानी इफ यू हैव टेकन सम फाइनेंशियल एसेट्स देन दोज एसेट्स विल बी रिटर्न्ड बैक, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। इफ अ फॉरेन टूरिस्ट इज स्टेइंग इन द होटल, ही पेज द बिल, तो एक बारी में उसने सर्विस ली, दैट अकाउंट इज क्लोज्ड, that means it is credited into the current account. The statement is correct here. Second, an Indian investor purchases shares in a foreign company. तो देखो वो शेयर खरीद रहा है। If he is buying shares का मतलब क्या है कि वो वहां से रिटर्न भी कमाएगा एंड उन शेयर्स को पता नहीं कब बेचेगा, तो that comes in capital account, that is also correct. Third, Indian importer buys machinery from the Germany. अब देखो मशीनरी बाय कर रहा है, मशीनरी हमें लगता है कि कैपिटल होगा, वो इंडिया के हिसाब से कैपिटल हो सकता है, पर हमने वहां से गुड खरीदा है जर्मनी से जो एक बारी आ गया और हमने उसको पे बैक कर दिया, तो यानी इट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन, एक बारी, सॉरी वन टाइम ट्रांजैक्शन ओनली। सो इट इज डेबिटेड फ्रॉम द करंट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो राइट। वो करंट में ही आएगा क्योंकि वो वन टाइम है, एक बार आपने मशीन खरीद ली, आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज वन टाइम पेमेंट, दैट इज योर करंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंडियन कंपनी बोरोइंग मनी फ्रॉम अ फॉरेन बैंक। देखो वो बोरो कर रहा है, तो बोरो किस में आएगा? उसने अभी पैसे लिए हैं, अब उसको आने वाले टाइम में उसको रिटर्न करेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट विल बी देयर, यानी देयर विल बी अ काइंड ऑफ इनकम दैट विल बी रिटर्न बैक, तो दैट कम्स इन योर कैपिटल अकाउंट। सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑल फोर आर करेक्ट। आई होप कैपिटल और करंट के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इट सेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस MIFOR, MMI, FOR, SOFR often seen in news are related with which of the following? तो इनके फुल फॉर्म क्या होगी? मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। MMIFOR की क्या होगी? मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। तो बेसिकली किसके साथ रिलेट करते हैं? ये आपके रिलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स के साथ।
बेसिक से ये क्वेश्चन है. यू माइट हैव रिमेंबर लाइबोर, आपको लाइबोर याद होगा. लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये किस में यूज होता है आपका? लाइबोर इज यूज्ड इज जब बैंक्स आपस में मनी एक्सचेंज करते हैं, जब आपको कॉल मनी मार्केट में जरूरत पड़ती है उस टाइम पे लाइबोर माइबोर इस तरह की चीजें यूज होती हैं. यानी जो बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रांजैक्शन करते हैं, दोज रेट्स आर डिसाइडेड बाय लाइबोर, माइबोर, एमएफआईओ और एसओएफओआर. सो द आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन डी. नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? देखो, देयर वाज लास्ट ईयर आरबीआई ने बोला है कि अब से लाइबोर और उसके ऊपर होने वाले माइफोर, इन दोनों सिस्टम्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे एज इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स. उसका रीजन ये है कि देयर हैज बीन अ स्कैंडल विद रिस्पेक्ट टू लाइबोर एंड एमआईएफओआर. रीजन बीइंग कि लाइबोर डिसाइड कैसे होगा? लाइबोर का मतलब लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, यानी इसका मतलब ये डिसाइड कैसे किया जाएगा? एक बैंक की लिस्ट रहेगी, 15-16 बैंक्स की लिस्ट होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आज आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना चाहते हो, और दूसरी तरफ उनसे यही पूछा जाएगा कि आज आप किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहोगे. तो उन दोनों को लिया जाएगा, उन दोनों के बेसिस पे एक एवरेज रेट निकाली जाएगी. दैट एवरेज रेट विल बी लाइबोर. उस लाइबोर को यूज किया जाएगा उस डे की ट्रांजैक्शंस के लिए. यानी मान लो आज वो 11 बजे ये लाइबोर रेट रिलीज हो गई, तो इसके बाद कोई भी बैंक अगर किसी और दूसरे बैंक से पैसा लेता है तो इस लाइबोर रेट पे ही लेगा. अब प्रॉब्लम, स्कैंडल क्या हुआ? स्कैंडल ये हुआ कि जब लंदन बैंक या इंटरनेशनल बैंक से पूछा गया कि आप किस रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार देना पसंद करोगे, तो उन्होंने एक हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया कि 8% पे हम लोग रेडी हैं किसी दूसरे बैंक को पैसा देने के लिए. तो लाइबोर रेट उस टाइम पे हाई था. वहीं जब लंदन बैंक्स को लगा कि उन्हें पैसे की जरूरत है, जब उनसे पूछा गया कि आप किस रेट पे बैंक पे इंटरेस्ट पे रेट पे पैसा देना पसंद करोगे, देन दे स्टेटेड अ लेसर इंटरेस्ट रेट, यानी उन्होंने 6% या 5% इंटरेस्ट रेट बताया. तो उस टाइम पे लाइबोर नीचे आ गया. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दे वर मैनिपुलेटिंग द सिस्टम. व्हेन दे वर हैविंग एक्सेस फंड्स तो वो उसको इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखते हैं, व्हेन दे वर नीडिंग फंड्स तो उसको इंटरेस्ट रेट को नीचे रखते हैं ताकि वो उसका मार्जिन कमा सके. सो देयर वाज अ स्कैंडल. एंड इन 2017 इटसेल्फ आरबीआई ने इसको डिसाइड किया कि आरबीआई डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस लाइबोर एंड माइबोर सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू हैव इन प्लेस अदर सिस्टम्स. तो मॉडिफाइड मुंबई इंटरेस्ट इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट और एसओएफआर को इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने कि आप इनको यूज कर सकते हो. तो लास्ट ईयर फ्रॉम जुलाई 1 ऑनवर्ड्स दिस सिस्टम हैज बीन टोटली रिप्लेस्ड. आरबीआई ने बोल दिया कि अब ये पूरी तरह से रिप्लेस किया जाएगा. दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज. नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. क्वेश्चन नंबर 43 says which of the following indicators is not a primary measure for assessing the adequacy of forex exchange reserves in a country. तो पहला है, देखो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ये किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं. तो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मेजर नहीं है? वी जस्ट अज्यूम कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना है. आई एम जस्ट टेकिंग अ थ्योरेटिकल फिगर जो क्लोज है एक्चुअल फिगर के, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट कि 600 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व है. तो इस फॉरेक्स रिजर्व की एडिक्वेसी आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितना पैसा फॉरेक्स में है, वो एडिक्वेट है या नहीं है? तो पहली चीज, रेशियो फॉर रिजर्व टू ब्रॉड मनी, ये राइट है रॉन्ग है? देखो, जो भी हमारा ब्रॉड मनी और जो रिजर्व रेशियो है उसको हम फॉरेक्स से रिलेट करते हैं नहीं करते हैं? वी रिलेटेड विद, क्योंकि जो हमारा फॉरेक्स होगा उसके बेसिस पे हम न्यू करेंसी वगैरह प्रिंट करते हैं, उसके बेसिस पे ये ब्रॉड मनी और आपका रिजर्व मनी डिसाइड होता है. सो दिस बिकम्स लिंक्ड विद द फॉरेक्स रिजर्व. तो दिस इज राइट. सेकंड, इंपोर्ट कवर, ये तो डायरेक्टली होगा. अगर 1991 के रिफॉर्म्स हमने देखे तो क्यों देखे? क्योंकि वी हैव ओनली 2 वीक्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू कवर आवर इंपोर्ट्स. तो इंपोर्ट कवरेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिलेटेड है. थर्ड वन, परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना हमने इन्वेस्ट किया है, कितना लोकल्स ने इन्वेस्ट किया है, क्या वो फॉरेक्स पे डिपेंड करता है? नहीं. वाई? बिकॉज इट हैज अ सॉवरेन बैकिंग. तो ये रिलेट नहीं करेगा फॉरेक्स के साथ. तो दिस कैन बी आवर आंसर. लास्ट, रेशियो ऑफ रिजर्व टू द शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट.
अब जब हम एक्सटर्नल डेप्ट की बात करते हैं तो क्या है कि बाहर से जब हमने लोन लिया हुआ है वो भी तो कहीं कवर होना चाहिए, तो दैट ऑब्वियसली इज लिंक्ड विद द फॉरेक्स रिजर्व, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्राइमरी मेजर फॉर चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, राइट? आई होप यू गॉट द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इट सेज with reference to the primary agriculture credit societies consider the following statement। इसको पहले देख लेते हैं कहां पे क्या क्या चीजें हैं। देखो, अगर आप कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात करते हो, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अर्बन एरियाज के लिए, एक रूरल एरियाज के लिए। तो वन इज योर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर वन इज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के आपके तीन पार्ट्स हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये आपका स्टेट के लेवल पे है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है और ये आपका विलेज के लेवल पे है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज की। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन लॉन्ग टर्म के अंदर आप कहेंगे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाउ इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या उसका आंसर होगा। वन मोर थिंग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कम्स अंडर द आरबीआईज एम्बिट। ये लास्ट 2 साल पहले जो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके हिसाब से अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के एम्बिट में आ जाते हैं। पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट के अंदर आते हैं एंड दे आर गवर्न्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ, वो स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, दे आर एट द लोवेस्ट टायर ऑफ द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, ये विलेज लेवल पे आते हैं। सेकंड, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ये भी सही है क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर आते हैं, तो इसको कौन गवर्न करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इसको गवर्न करती हैं। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट हियर। Last, they act as the refinancing agency for the district central cooperative banks। अब आप मुझे बताओ, ये लोवेस्ट लेवल पे आते हैं तो अपने से ऊपर वाले लेवल को कैसे रीफाइनेंस कर सकते हैं? रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि मान लो आई एम ए बैंक एंड आई हैव गिवन लोन टू समवन एल्स, तो मैंने लोन दे दिया, अब दूसरा बंदा मेरे पास लोन मांगने के लिए आता तो आई से कि मैं खाली हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ, तो कोई जो मेरे ऊपर होगा वो मुझे रीफाइनेंस करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप आगे लोन दे दो, तो दैट इज नोन एज रीफाइनेंसिंग। तो नबार्ड इज द अथॉरिटी जो कि रीफाइनेंसिंग करता है किसको? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफाइनेंस करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो किसको रीफाइनेंस करेंगे? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को। तो बेसिकली इसने उल्टा लिखा है, इट शुड बी DCCBs आर द रीफाइनेंसिंग एजेंसीज फॉर PACS, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को तो बेसिकली आप ये थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही नेगेट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता। दिस इज दीज टू आर वेरी बेसिक स्टेटमेंट। तो अगर आप बैंकिंग करोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला पार्ट करोगे, बैंक्स वाला पार्ट करोगे, तो दीज टू थिंग्स यू शुड नो। एंड ये करंट अफेयर में भी रहा, यूपीएससी ने पहले पूछा भी है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। इट सेज which of the following is not correct with respect to the recently introduced surety bonds for infrastructure projects in India। अब NHAI ने क्या किया है? श्योरिटी बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स में क्या है कि दे आर काइंड ऑफ इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर मान लो कोई बिल्डर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अगर वो पूरा रोड बिल्ट नहीं करता या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ट नहीं करता, तो उस केस में जो पैसा होगा वो कहाँ से आएगा, उसका इंश्योरेंस कौन देगा? तो ये श्योरिटी बॉन्ड्स के थ्रू वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है NHAI, सो दैट द प्रोजेक्ट डज नॉट गेट स्टॉप्ड। तो उसमें देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट ठीक है गलत हो सकते हैं। दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल गारंटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एज पर द एग्रीड टर्म्स। इसका बेसिक लॉजिक ही है श्योरिटी बॉन्ड्स का, तो स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। दे आर जनरली इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिडर्स, राइट और रॉन्ग? सही है गलत बताओ? देखो, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये काम करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम किसका है? इंश्योरेंस कंपनीज का।
तो दिस क्वेश्चन शुड अराइज टू योर माइंड कि क्या ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेंगे या इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी, तो इट विल बी इंश्योरेंस कंपनीज. तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर. थर्ड वन, दे आर रेगुलेटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA इसको रेगुलेट करेगा ऑब्वियसली, और IRDA अगर रेगुलेट करेगा तो ऑब्वियसली इट शुड बी इंश्योरेंस कंपनीज, राइट. तो जो बी और सी स्टेटमेंट है इन दोनों से आप थोड़ा सा देख सकते हो कि एक इनमें से पक्का रॉन्ग होगी. अगर ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो RBI करेगा, अगर ये मान लो सही होता तो, क्योंकि बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, RBI. अगर ये बैंक्स नहीं, अगर IRDA कर रहा है इसको रेगुलेट, तो इट कैन नॉट बी बैंक, इट हैज टू बी इंश्योरेंस कंपनीज. नेक्स्ट, देयर एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल बैंक गारंटी स्कीम इज इंप्रूव्ड लिक्विडिटी फॉर द बिडर्स. ऑब्वियसली अब बैंक्स के इसके एम्बिट में बैंक्स नहीं आते, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज का जो कॉर्पस है वो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे कि जो बैंक्स की क्रेडिट लाइन्स है वो फ्री रहेंगी. सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज बड़ा ही यू कैन से प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी लीगली रिफ्यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ ₹5,000. 5,000 तक का अगर आपको उधार उतारना है तो इनमें से कौन सी चीज रिफ्यूज नहीं की जा सकती. फर्स्ट वन इज 500 कॉइन्स ऑफ ₹10 डिनोमिनेशन. व्हाट डू यू सी? अगर आप किसी के पास 500 सिक्के लेके जाते हो 10 रुपए के, तो क्या वो रिफ्यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस और नो? ऑब्वियसली वो रिफ्यूज कर सकता है, बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच टाइम टू काउंट दोज करेंसीज, टू काउंट दोज कॉइन्स. तो दैट पेमेंट कैन बी एक्चुअली रिफ्यूज्ड. अगर कॉइन्स की आप बात करोगे तो 50 पैसे के कॉइन्स इफ यू आर यूजिंग टू पे, तो आप सिर्फ 10 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हो 50 पैसे के कॉइन्स में. अगर आप 1 रुपी या उससे ज़्यादा के वैल्यू की कॉइन्स की बात करोगे तो आप 1000 रुपीज़ तक की पेमेंट कर सकते हो 1 रुपी कॉइन के साथ, या 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ के कॉइन्स के साथ. तो 1000 रुपीज़ इज द मैक्सिमम पेमेंट दैट कैन बी डन फॉर द कॉइन्स विच आर ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन 1 रुपीज़. ये RBI मैंडेट्स हैं. So the first one becomes wrong here. The first one becomes wrong here. Second, 500 बैंक नोट्स ऑफ ₹10 डिनोमिनेशन, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि नोट को काउंट करना इजी होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. अ बैंक चेक इश्यूड फॉर ₹5,000, राइट और रॉन्ग? यस और नो? क्या एक चेक को रिफ्यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. ऑब्वियसली किया जा सकता है. कि मान लो आई एम सेलिंग यू दिस थिंग, ये प्रेजेंट अगर मैं आपको 5,000 रुपीज़ का सेल करता हूँ एंड यू आर पेइंग मी चेक, तो आई कैन से कि पता नहीं आपका चेक बाउंस हो जाए. सो आई नीड अ लीगल टेंडर. तो चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट को कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो चेक को एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रिफ्यूज किया जा सकता है. ठीक है. अ DD कैन बी देयर, कि DD आप बनवा लेते, तो उसको भी रिफ्यूज किया जा सकता है. तो व्हाट यू कैन नॉट रिफ्यूज? यू कैन नॉट रिफ्यूज अ करेंसी नोट, यू कैन नॉट रिफ्यूज अ कॉइन. बट कॉइन्स के लिए भी एक वैल्यू दी गई है कि इट हैज़ टू बी लेस देन 1000 रुपीज़, तभी आप उसको एक्सेप्ट करने के मैंडेटेड हो. अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा हुआ तो यू आर नॉट मैंडेटेड टू एक्सेप्ट दैट पेमेंट. पर हाँ, नोट्स में आप कितने ही अमाउंट की पेमेंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2 only. First and third are wrong here. Next is question number 83. It says which of the factor given below are considered under the National Multi-Dimensional Poverty Index published by नीति आयोग to determine the deprivations of a household. तो जो बेसिकली MPI है नीति आयोग का, वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपका मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑल्सो. तो एक बार वर्ल्ड बैंक वाले को देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सो वर्ल्ड बैंक में 3 एलिमेंट्स आर देयर: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हेल्थ को हम 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करते हैं: न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर. देन एजुकेशन को ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस में डिवाइड करते हैं. देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट में हम लोग डिवाइड करते हैं. एंड फर्दर देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन जो बताएंगे कि डिप्राइव्ड सेक्शन है या नहीं है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इतनी इंफॉर्मेशन के साथ या नहीं, ये हमें देखना है. So first one, it is saying household sharing sanitation facilities with other households. I don't know right or wrong. Second, any age
बिकॉज देखो आप ऑप्शन भी देखो, यहाँ पे ऑप्शन अलग फॉर्म में दिए गए, तो ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है। सेकंड, एनी स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही वुड कंप्लीट 8th क्लास। आई डोंट नो राइट और रॉन्ग। अगर मुझे ये लास्ट वाला पोर्शन नहीं पता तो मुझे इन पहली दो स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता। आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल्सो डोंट नो अबाउट देम। थर्ड, एनी स्कूल एज चाइल्ड or adolescent under 18 years of age has died in the household in the 5-year period preceding the survey. We don't know about that. Lastly, no member of the household was employed in the 1-year period preceding the survey. तो देखो employment as a criteria for deciding multi poverty index is not mentioned. employment कोई criteria mentioned ही नहीं है MPI के अंदर, तो इसको तो आप definitely काट सकते हो, right? तो इससे आपका ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी रिमूव हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप 50-50 पे आ गए, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। अब बची फर्स्ट स्टेटमेंट, हाउस होल्ड शेयरिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज विद अदर हाउस होल्ड्स। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर इफ आई टोल्ड यू फ्रॉम द फैक्चुअल पार्ट हेयर, तो इट इज सेइंग कि हाउस होल्ड हैज अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी or improved but shared facility, then it will be considered as a poor household, यानी poverty के अंदर माना जाएगा। So this first statement is also right here. So the answer becomes option D 1, 2 and 3. So in this question the objective was to tell you that कि if you don't know any question, अगर वो दिखता है कि आपको difficult question है, तो please try to attempt those questions. At least you will be able to eliminate 2 or 3 options. दो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगी, उसके बाद आपके पास एक मिनिमम चॉइस रह जाएगी बनाने के लिए कि आप ऑप्शन ए लेंगे या डी लेंगे। तो हेयर ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज राइट, तो ऑप्शन डी चूज कर सकते हो। एंड एनीवे दिस बेसिक पार्ट यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए वैसे। सो द आंसर इज सर ऑप्शन डी 1, 2 and 3 स्टेटमेंट आर राइट हेयर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। इट सेज Consider the following taxes. How many of the above taxes are type of direct tax? कौन से हैं? Securities transaction tax डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। कोई भी आप सिक्योरिटीज खरीदते हो तो उसके बाद आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप ही पे करते हो गवर्नमेंट को, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड, इक्वलाइजेशन लेवी, यस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये किसके लिए है ये टैक्स? ये डायरेक्ट टैक्स आपका उसके ऊपर आता है जो कि फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि टैक्स पे नहीं कर रही थी, तो ये किसके आएगा? ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स आएगा ऑन दी ई कॉमर्स कंपनीज। जो मतलब कि ई कॉमर्स कंपनी में अगर आप कुछ काम करवाते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर करवाते हो, उनकी सर्विसेज अगर लेते हो, तो कंज्यूमर को ही डायरेक्टली पे करना है गवर्नमेंट को, वो कंपनीज के ऊपर नहीं होता, ये कंज्यूमर के ऊपर ही होता है। तो इट इज अगेन इक्वलाइजेशन लेवी इज अ डायरेक्ट टैक्स। थर्ड, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये उन कंपनीज के ऊपर है जो टैक्स या तो पे नहीं करती है, बहुत कम टैक्स पे करती है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगेन दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, आप कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज, जो इंडस्ट्रीज या तो टैक्स पे नहीं करते बाय यूजिंग सम लूप होल्स, या टैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं बाय यूजिंग दोज लूप होल्स एज कंपेयर टू देयर प्रॉफिट्स, दे हैव टू पे दिस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। Next is inherent tax. Inherent tax was in news because of the political agenda, political issue है कि ये बन गया था, controversy है कि ये बन गई थी. So that is again a direct tax. So the answer here becomes all four are the direct taxes. Next is question number 95. Question number 95 says, with respect to the organic farming in India, consider the following statement. India ranks second in the world in the terms of area under the organic farming. Is it right or wrong? देखो it is wrong क्योंकि organic farming इंडिया में बहुत limited है. India has the maximum number of farmers who employ organic farming technique. पर फार्मर का मतलब ये हो सकता है 1 हेक्टेयर पे भी वर्क कर रहा हो, आधे हेक्टेयर पे काम कर रहा हो, या किसी ने वैसे गार्डनिंग कर ली हो, तो वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स हु आर यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग आर मैक्सिमम, बट इन टर्म्स ऑफ द एरिया वी आर एट द 9th spot. So this first statement is wrong. Second, Sikkim is the only organic state in India. This statement is right. अभी तक सिक्किम is the only declared organic state in India where no kind of fertilizers are being used, only organic fertilizers are used, not the chemical ones.
Third, it is mandatory for organic products to be certified under the National Program for Organic Production for being sold in the domestic market under the जैविक भारत logo. देखो this statement is partially correct, तो इसलिए wrong हो जाएगी. या तो वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर सर्टिफिकेशन ले ले, या वो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंदर सर्टिफिकेशन ले ले. यानी इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेशन वो ले सकते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन वो ले सकते हैं. पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंदर भी ले सकते हैं और वो एनपीओपी के अंदर भी ले सकते हैं. तो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ सर्टिफिकेशन ईदर फ्रॉम पीजीएस और एनपीओपी. तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि एनपीओपी से ही लेना है. आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि इफ आई हैव टू सेल दिस, मान लो मैं आई एम सेलिंग दिस, आई हैव टू टेक अ सर्टिफिकेशन, और मेरे पास दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि ऑप्शन ए से ही सर्टिफिकेट लेके आप सेल कर सकते हो. दैट इज रॉन्ग. आप या तो ऑप्शन ए से ले सकते हो सर्टिफिकेशन या ऑप्शन बी से ले सकते हो सर्टिफिकेशन. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. It is mandatory to have an organic certificate, but either from PGS or NPOP. So this third statement becomes wrong. Answer becomes option A. I hope you have understood the gist of the statement. Next is question number 96. A skilled software engineer quits his job to pursue a better opportunity in a different city. While searching for a new position, he is temporarily unemployed. This scenario best exemplifies which of the following unemployment. तो बताओ भाई, is it a structural unemployment? Structural unemployment क्या होती है? Unemployment क्या होती है? In structural unemployment, there has been a structural change in the economic system, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई. मान लो पहले टाइपराइटर्स यूज होते थे, अब उसकी जगह कंप्यूटर्स यूज होने लग गए. जिनको टाइपराइटर यूज करना आता उन्हें कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए. तो इट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. So the first one is wrong. Second, cyclic unemployment. Cyclic unemployment क्या होता है कि एक बिजनेस साइकिल चलता है कि पहले बूम करेगी फिर रिसेशन आएगा. तो उस साइक्लिक की, उस बिजनेस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी रॉन्ग है. थर्ड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि आई एम एम्प्लॉयड एंड आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो आई रिजाइन एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो उस केस में क्या हो, मैंने विलिंगली जॉब को छोड़ा है और मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज चाह रहा हूं. दैट्स व्हाई आई एम अनएम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड. सो दिस बिकम्स राइट हियर. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्किल्ड इंजीनियर हु हैज क्विट हिज जॉब टू परस्यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी. यानी उसने अपनी इच्छा से जॉब को छोड़ा है जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गया कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड एज सुन एज ही गेट्स द एम्प्लॉयमेंट ही विल बी एम्प्लॉयड. सो दिस इज काइंड ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. So the answer here is option C, frictional unemployment. तो again basic से था. So if we see the economic section here, तो economic section was more or less applied one. It was basically based upon your basic concepts, वो applied form में थे. तो the factual part was very less here, जो आपको पता होना चाहिए. The conceptual part was more here. तो you just go through the questions again and you see कि कितने question ऐसे जो आपने गलत किए and conceptual questions कितने आपके गलत हुए. And in case you have any doubts, so please feel free to reach to us. So thank you very much, and we will be joining you in the next discussion part also.